हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू सीरीज जहाँ पे हम अपना चैप्टर कवर कर रहे थे। दैट वाज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना, फाउंडेशन सीरीज। हमने अभी तक काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेके स्लोप एंड ऑल, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, काफ़ी डेप्थ में उन चीज़ों को समझा था। सो अभी हमारे लिए एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में, दैट इज वेक्टर्स। इट इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट एज जो भी हमारा हमने अभी कैलकुलस वगैरह कवर करा, तो इसको भी हम अच्छे से समझते हैं ना। तो लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो सबसे पहले अगर हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, दैट व्हाट इज अ वेक्टर। ठीक, देखो, फिजिक्स में हमारे लिए मतलब जितना कॉन्सेप्चुअल हमें नीडेड है उस हिसाब से देखिए ध्यान से। जब भी हम दुनिया में ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र करा जा सकता है या जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, तो उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज़ या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। तो स्केलर वेक्टर में एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेज़र करोगे तो अगर आप उसकी सिर्फ वैल्यू बताओगे, है ना, उसकी वैल्यू मोर देन इनफ है तो वो होता है स्केलर। अगर आपको वैल्यू के साथ साथ उसको और ज़्यादा अच्छे से बताना है तो डायरेक्शन नीडेड है, तो दैट इज़ वेक्टर। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि अभी 2 बजे हैं नॉर्थ में, है ना, 2 बजे हैं रात के नॉर्थ में। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप डायरेक्शन नहीं बताओगे कि 2 नॉर्थ या 3 नॉर्थ 3 साउथ, है ना, ऐसा नहीं। तो टाइम कैसा है, स्केलर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फोर्स अप्लाई करी किसी चीज़ पे, है ना, आगे हम पढ़ेंगे, मान लो 3 न्यूटन, तो आपको फोर्स बताना पड़ता है कि किस साइड को अप्लाई किया है। लाइक मैं बोलूं कि यार मैंने ना आज बहुत काम किया और किसी ने मेरे को काम दिया था कि आपने किसी चीज़ को शिफ्ट करना है, मान लो टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। तो उसने मुझे रेफरेंस दिया। अब मान लो मैंने बोला कि मैंने काम किया, मैंने फोर्स लगा दी, जो भी बोला था तूने 3 न्यूटन, वो फोर्स लगा दी। बट हुआ क्या कि मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई ही नहीं करी। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट आप ही वेरीफाई कर पाएंगे कि मैंने वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगानी थी, जहाँ को धक्का मारना था, वो उसी डायरेक्शन में मैंने वर्क किया या नहीं किया, है ना। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ना। सो लाइक आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से 2 किलोमीटर चला, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चलना तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ ना। इससे आप कभी भी आइडिया नहीं लगा पाओगे कि मैं मतलब एग्जैक्ट कहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशन का आइडिया नहीं लगा पाओगे। सो दैट इज द लाइक ऑफ एम्बिगिटी इफ अगर हम वेक्टर चीज़ों को सिंपली स्केलर की तरह बता दें। लाइक मैं बोलूँगा 2 किलोमीटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो 2 किलोमीटर तो मैं मान लो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से लेफ्ट भी जा सकता हूँ, वहाँ से राइट भी जा सकता हूँ। तो जो इंसान मुझे ढूंढना चाहेगा वो कहाँ ढूंढेगा, लेफ्ट राइट तो मैंने फिर भी दो ही डायरेक्शन बताई, बट पूरी दुनिया में आप तो कहीं भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर, है ना, किसी भी छोटे से छोटे डिग्री के एंगल पे, है ना। सो आपको समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आपको अगर किसी को समझाना है तो सिर्फ वैल्यू से काम चल पड़ता है। लाइक मान लो, हाँ ये 10 चीज़ें हैं, मान लो मैं बोलूँ कि आपके पास देर आर 10 पोटेटोज, है ना। सो आप ऐसे नहीं बोलेंगे 10 पोटेटोज नॉर्थ, है ना, ऐसा नहीं, सिंपली 10 पोटेटोज हैं, आपने काउंट कर लिए, काउंटेबल एंटिटीज, है ना। सेम ऐसा ही टाइम में भी, बट फोर्स में ऐसा नहीं होता है, या बाकी सारी चीज़ें जो भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल, है ना। अभी के लिए हम इसको थोड़ा बहुत लाइट रखते हैं, ये हम चैप्टर बाय चैप्टर बहुत आसानी से सीख जाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। तो हम वेक्टर को बताते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज समथिंग जिसकी वैल्यू होती है प्लस इट हैज़ अ डायरेक्शन, है ना, प्लस जो चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है ना। हमें तो यही बताया जाता है, वैल्यू को आप मतलब फॉर्मली मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, फॉर्मली, है ना, फॉर्मल लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, कन्फ्यूजन है, कहीं मैग्नीट्यूड यूज होता है तो सिंपली उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। सो दिस इम्प्लाइज वेक्टर तभी होगा जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी एक साथ। और नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, और नहीं बोल रहा हूँ कि दिस और दिस नहीं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये हम बात करेंगे कि लॉज क्या होते हैं वेक्टर अलजेब्रा के। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, ये सब
है ना, ये सब चीजें जो होती हैं इस लॉज को फॉलो जो चीज करे वो आपका वेक्टर हो सकती है ना, गिवन दैट आपका वैल्यू और डायरेक्शन उसके पास है ना। स्केलर में क्या होगा, स्केलर सिंपली इट इज सिंपली अ वैल्यू, इट इज सिंपली अ वैल्यू, है ना, या डजेंट फॉलो, या जो भी, अगर मैं बोलूं स्केलर इज समथिंग विच इज नॉट वेक्टर, वेक्टर को आपने वेक्टर बता दिए, उसके अलावा जो बचा वो स्केलर हो गया, है ना। सो आपको ये समझ, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि वेक्टर में ना एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, दो चीज़ों का कॉम्बो हो गया, और तीसरा एक हिडन चीज है दैट इज इट शुड फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा, है ना, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ये मैग्नीट्यूड तो आपका समझे स्केलर टाइप का ही है ये चीज़। तो वेक्टर में एक स्केलर पार्ट जो उसका हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, उसको हम बोल सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे यूनिट वेक्टर के टाइम भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, है ना, तब आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ता। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फिजिक्स में अभी पढ़ने हैं या आपने 9th 10th में पढ़े हैं। तो आपको कोई चीज़ अगर अभी लगे कि न्यू है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स आर लाइक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको पता होता है कि इतना आपका गैप आपने कवर किया बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी, है ना, इट्स वेरी मच डिफरेंट देन स्पीड, स्पीड आप कहीं को भी किसी भी डायरेक्शन को बात कर सकते हैं ऑल अलोंग डिस्टेंस। वेलोसिटी में आपको बताना पड़ता है कि मैंने इस साइड को इतनी स्पीड आपका इतना मैग्नीट्यूड से जा रहा हूँ, है ना। फिर आपका एक्सलरेशन होता है ना, फिर आपका मोमेंटम होता है। ये सारी चीज़ें आपने वैसे पढ़ी होंगी, आपकी जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी, तो हमारा काम है हम काइनेमेटिक्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस सीरीज़ का उसमें हम इसको कवर करेंगे। इम्पल्स होती है एक चीज़, ये आपने शायद 9th 10th ना पढ़ी हो, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। वेट आपको पता है, वेट और मास में डिफरेंस, मास इज सिंपली जो भी आपके अंदर मसल एंड ऑल, वेट आप पे जो पुल लगता है ग्रेविटी का, है ना, वो थ्रस्ट, है ना, थ्रस्ट आपका। उसके बाद टॉर्क हो गया, उसके बाद आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसके बाद आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। क्या ये समझ आता है ना। ये सब वेक्टर्स क्यों हैं, बिकॉज दे फुलफिल थ्री कंडीशन, दैट इज दे हैव अ मैग्नीट्यूड, मतलब कि स्केलर वाली जो क्वांटिटी वो तो है, प्लस दे हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, प्लस दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफियों को नहीं पता होता। क्यों, इसका मैं आपको बताता हूँ, आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ इसी चीज़ पे लेके, ठीक है, कि वेक्टर होने के लिए तीन चीज़ें नेसेसरी हैं, ना कि दो। दो क्या क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जनरली बच्चे यही याद रखते हैं, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव योर इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपका सर्किट में पाथ फॉलो करता है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है वायर में, है ना। सो यस, इट हैज़ अ डायरेक्शन, प्लस करंट कितने एम्पियर होता है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके पास तो दोनों है, सो शुड इट बी अ वेक्टर। अगर देखा जाए जिसको ये ना पता हो तीसरी कंडीशन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो हाँ इट शुड बी अ वेक्टर, बट नहीं। वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। दो वेक्टर्स आपके पास होंगे, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, उनसे सम करके आपका क्या आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आपका डायरेक्शन क्या आएगी वो। लेकिन करंट को हम ऐसे ऐड नहीं करते वेक्टर की तरह। अभी आपको थोड़ा वेट करना है, जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो मैं इसी चीज़ को रिविजिट करूंगा कि करंट क्यों नहीं, है ना। बट अभी के लिए आप सोचो, ये वायर आई, एक वायर यहाँ गई, एक वायर यहाँ गई, यहाँ से 3 एम्पियर आया, यहाँ 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर ऊपर गया, तो यहाँ कितना गया होगा। अगर आपका करंट पूरा पास कर रहा है तो सिंपली आपको पता है देयर इज नो लॉस ऑफ करंट, अगर हम मान ली कंडीशन तो 2 एम्पियर, कितना, 2 एम्पियर, है ना। यहाँ पे आपने कोई सिंपली कर दिया स्केलर की तरह, तीन में से एक गया, दो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक ऊपर गया था वहां गया था। वेक्टर में ऐसा नहीं होता, वेक्टर को जब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो एंगल मैटर करता है, किस एंगल में वेक्टर अलाइंड है ना। लेकिन करंट में आप ये नहीं कर रहे, तो मतलब करंट में जो आपका तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वेक्टर वाली, दैट इज इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा लॉज। मतलब इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं नॉर्मल क्वांटिटीज की तरह, जैसे मास ऐड करते हैं 2 + 3 5, 3 + 2, है ना। ये सब समझ आता है, तो आगे चलते हैं। सो समरी इज व्हाट मेक्स समथिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना।
it should have a magnitude, it should have a direction, should follow laws of वेक्टर अलजेब्रा, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका होता है वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ये आपको पता चलना चाहिए। सो अगर ये सारी तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती हैं तो देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर। क्या ये आपको समझ आता है ना। सो बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। आगे हमें जो चीज़ समझनी है दैट इज, अभी तक हमने समझा वेक्टर होता क्या है, अब हमें ये समझना है वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे दैट इज इक्वल वेक्टर्स फर्स्ट, है ना। अच्छा, पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, है ना। ये याद रखो, आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। तो अगर मैं बोलूँ तो अच्छा, वेक्टर को शो कैसे करते हैं, मान लो ये वेक्टर वी है ना, उसका सिंबल और उसके ऊपर ऐसा एरो, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर वी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, मॉडुलस ऑफ दैट इनटू उस वेक्टर का कैप। ये कैप होता है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। आगे सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने भी समझनी है धीरे धीरे। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, तो मैं बोलूँ अगर दो वेक्टर्स है आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो इक्वल कब होंगे, वही होगा, क्या चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और तीसरा आप बोलेंगे सर तीसरा, अरे वो तो वेक्टर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हो है या नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके डायरेक्शन सेम है, तो इनका इंक्लिनेशन सेम होगा। तो इनका इंक्लिनेशन सेम होगा, तो थर्ड चीज़ तो आपको ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी दो के साथ, है ना। तो आपको उतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव क्या चीज़, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। सेकंड, है ना। अच्छा, सेकंड आपका है पैरेलल वेक्टर्स। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, पैरेलल क्या होता है, दो चीज़ें क्या होंगी, ये पैरेलल है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखो ध्यान से सुनना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल बिकॉज दे पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन सेम है। मैंने ये नहीं बोला कि वो नेसेसरीली एक ही लाइन पे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दे पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल होना, लाइंस का पैरेलल होना क्या होता है। बट दूसरी चीज, क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है, नहीं। एक वेक्टर इतना छोटा हो सकता है, एक वेक्टर इतना बड़ा हो सकता है, तो भी ये क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट बोथ शुड पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, दे कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये समझ आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा, वो आपको दिख जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर थर्ड, दैट इज एंटी पैरेलल। तो ये तो आपको बचपन से ही पता है, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका डायरेक्शन ऑफ ए, अगर ये ए है तो देखो मैग्नीट्यूड तो अब भी डिफरेंट हो सकता है पैरेलल के, बट यहाँ पे क्या होगा, बोथ डज नॉट पॉइंट अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, या मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर का जो कैप है दैट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर का कैप। क्या ये समझ आता है, कैप मतलब डायरेक्शन, है ना, ऐसे दिखाती है यूनिट वेक्टर। आगे चलते हैं। कोलिनियर, it is a special kind of, it is a special subtype of parallel and anti-parallel vector, that is if they lie along the same line। मतलब कि एक ही लाइन पे ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसी पे, है ना। मतलब सेम लाइन, एक लाइन फिक्स कर दी, इस पे जितने वेक्टर्स होंगे इसके एग्जैक्ट ऊपर, दे आर कोलिनियर, है ना। चाहे वो एक दूसरे की पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, डजंट मैटर, है ना। फिफ्थ, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, अब वेक्टर, देखो वेक्टर में आपको दो चीज़ें पता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। तो जीरो वेक्टर में क्या होता है, आपका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो होती है, प्लस अभी भी उसकी डायरेक्शन मैटर करती है।
बट वो डायरेक्शन हमें पता नहीं होती। तो जीरो वेक्टर इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। अच्छा, इसको यूज क्यों करते हैं फिर? यूज इसलिए करते हैं कि कई बार ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही वेक्टर के अगर 10 कंपोनेंट हैं तो हो सकता है कि मैं बोलूं कि उसका एक डायरेक्शन के अलोंग जो है कंपोनेंट वेक्टर जो होगा दैट इज जीरो, है ना, अगर ना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ। सिक्स्थ यूनिट वेक्टर, सिक्स्थ इज यूनिट वेक्टर। यूनिट आपको नाम पता चल रहा है, मतलब विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, है ना। तो सिंपली क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड इज वन और इसकी डायरेक्शन तो होगी इफ इट इज अ वेक्टर इट शुड हैव अ डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर का बोलूं यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो आपका मैंने अभी तक बोला था कोई वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कर दूं तो वन इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्शन। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है दैट इज सिंपली द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो मतलब कि जब भी आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो मतलब कि आप उसका मैग्नीट्यूड उड़ा दे रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, उसकी डायरेक्शन बच रही है। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर इज सिंपली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब वेक्टर इज सिंपली मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बोलता था। अब मैं क्या बोलूंगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ही तो होता है। यूनिट वेक्टर पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन। बस जो ये कैप है दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझ आता है, ए वेक्टर क्या, ही समझ आता है। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे निकालना, मान लो यूनिट वेक्टर, अगर आपका वेक्टर है ए, तो वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड। या आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर मैं लिखूं वेक्टर ए वेक्टर इज उसका मैग्नीट्यूड मॉड में इनटू उसकी डायरेक्शन ए कैप, दिस इज योर यूनिट वेक्टर एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर। जो डायरेक्शन होती है उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अगर आपका इसका कोई यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड वन कर दोगे तो आपको वो सिंपली डायरेक्शन दे देगा, है ना। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन दिस। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला तो क्या है, बस लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। तो मतलब यूनिट वेक्टर ऐसा जिसकी लेंथ क्या होती है, वन होती है ना। नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, है ना। सो ये स्पेसिफिकली तीन टाइप के स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन आर थ्री डी स्पेस। थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस, एक्स वाई और जेड मान लो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका आई जो होता है, आई, इसको आई कैप लिखते हैं, है ना। कैप मतलब यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन। अब आप डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को सेम ही मान लिया करो, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप, जिसमें आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है अलोंग वाई और के कैप होता है जेड एक्सिस। तो प्लस एक्स के लिए प्लस आई कैप और माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप, है ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब खास बात क्या है, ये तीनों यूनिट वेक्टर अगर मैं साथ में रखूं, मान लो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो ये एक थ्री डी स्पेस बनाते हैं, थ्री डी स्पेस बनाते हैं जिसका यूज करके हम किसी वेक्टर को इस स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स वाई जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होंगे, है ना। सबके मतलब आई के भी 90 डिग्री पे होगा, आई जे के भी। म्यूचुअल क्या होता है, मतलब सभी एक दूसरे के, कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, आई जे, आई के जे, है ना, कुछ भी। तो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस दैट आर पॉसिबल इन अ थ्री डी स्पेस, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। और खास बात क्या है, ऑर्थोगोनल क्यों बोला, इसीलिए बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या ये समझ आता है? नेक्स्ट योर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, है ना, दैट इज पोलर वेक्टर्स, दैट इज पोलर वेक्टर्स। अब ये थोड़ी नई चीज होगी शायद आपके लिए, बस बहुत सिंपल है। दीज आर द वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स हैव अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ
ओरिजिन और एप्लीकेशन। मतलब कि इनका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डिफाइंड होता है, ऐसा नहीं आर्बिट्री नहीं होता है। और खासकर आप इसको ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो कि इस वेक्टर का आपका किस पॉइंट पे ये वेक्टर लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, दैट इज ऑलवेज शो, ऑलवेज नोन टू अस, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करूं मैं, आप किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाओ, मान लो आपने फिंगर से पॉइंट किया, ठीक है, ये मान लो आपने फिंगर से यहाँ टच किया, तो आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका पता है, इस फोर्स वेक्टर का, यहाँ पॉइंट कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, कहीं भी। तो क्या फोर्स ऐसा वेक्टर है जिसका आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है? तो हाँ, दैट विल बी योर पोलर वेक्टर। क्या डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट का भले ही आपको ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में ना सोच पाए आप, लेकिन ऐसे सोचो, क्या आप डिस्प्लेसमेंट कहीं किसी पॉइंट से शुरू तो करते हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, उसी को उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लिया करो, है ना। तो आपको ये सिंपली समझ आना चाहिए, दीज आर पोलर वेक्टर्स। मतलब जनरली ये हम उनकी बात करते हैं जिनका आपको एग्जैक्ट आपको ऑपरेशन पता होता है कि कहाँ से कहाँ लग रहा है ना। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सर्टेन काइंड ऑफ वेक्टर्स होते हैं दैट आर एक्सियल वेक्टर्स, मतलब इसमें आपको एप्लीकेशन की कोई पता ही नहीं होता, आर्बिट्ररी, मतलब कि आपको एप्लीकेशन का आइडिया नहीं होता, वेक्टर कहीं और दिख रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन कहीं और है। फॉर एग्जांपल, दीज आर वाइडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स। मतलब कि आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, दे एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, दे एक्ट अलोंग, एक्सियल वेक्टर्स एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दे फॉलो राइट हैंड स्क्रू रूल। ये सब क्या होता है? ये बात की बातें हैं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये वेक्टर्स कैसे होते हैं। मान लो आपका ये वेलोसिटी एंगुलर है ना, तो आपको दिखने में क्या लग रहा होगा कि यार एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ ऐसा वेक्टर होना चाहिए ना, बट अब ये तो वेरी कर रहा है, एक्चुअल में ये एंगुलर वेलोसिटी आपको दिख ऐसी रही है, बट इसके वेक्टर की डायरेक्शन होती है, राइट हैंड रूल लगाओ, जिस डायरेक्शन में आपका मतलब पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में आप ऐसे अपना हैंड रोटेट करके देखो, और जहां को थंब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, और ये आपका कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आपका अपवर्ड। तो जो सेंटर एक्सिस होती है, सेंटर वहां से ऊपर को, तो ये आपका होता है एक्सियल वेक्टर। मतलब कि आपका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जबकि आपका सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, जहां को पाथ जा रहा है उसी साइड को, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, आप सोचेंगे एंगुलर वेलोसिटी तो ये हुआ, तो ये डायरेक्शन नहीं, इसके वेक्टर की डायरेक्शन होती है इस, जिस प्लेन पे ये है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। आप अगर यहाँ पे देख लो, इसी के अलाउंग फिंगर्स ऐसे करो, है ना, तो अपवर्ड थंब जा रहा है तो अपवर्ड होगा, अगर ये ऐसे होता तो ऐसे करोगे तो डाउनवर्ड, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये बहुत जरूरी होता है, आगे आपको समझ आएगा। सो दीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, लास्ट, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है, जो एक प्लेन में हो, इसमें मुझे बताने की नीड नहीं है, शायद ये 10th या 9th आपका जो भी है, कोप्लेनर मतलब ये एक प्लेन में हो। जैसे मान लो मैं एक्स वाई प्लेन बोल दूं, अब जरूरी नहीं है पैरेलल हो, बस प्लेन सेम होना चाहिए, पैरेलल एंटी पैरेलल उससे, और मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दे हैव द सेम फ्लैट plane, है ना। So this all wraps up the important types of vectors. Now let's move on to our important thing, that is vector algebra, ताकि आप वो समझ पाए थर्ड पॉइंट जो हमने शुरू में ट्राई किया था समझने को। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला चीज दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को, उसमें भी देयर आर सर्टेन टाइप्स। देखो आपको इतने टाइप्स में नहीं जानना, मैं बस आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको ये ना लगे कुछ मिस कर दिया, उसके लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज आपका काम तो सिंपल ही हो जाएगा, आपका एक ही लॉ से, बट वी विल कवर ऑल द लॉस। सबसे पहला होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये होता क्या है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ सिंपली क्या बोलता है, आप इनको एक के बाद एक लगा दो, मतलब स्टेप क्या है, ज्वाइन हेड
टू टेल इन ऑर्डर ऑर्डर बहुत मैटर करता है वेक्टर में, ए प्लस बी बी प्लस ए बहुत फर्क हो जाता है ना, ध्यान रखना है। तो मान लो आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप क्या करो, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर को यहां से प्लेन में आप कहीं भी देखो, उसको उसका आप ना डायरेक्शन मत चेंज करो, बट उसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, है ना, अलोंग द सेम लाइन। तो अलोंग द सेम लाइन मैं इसको नीचे ले आया, यहाँ लगा दिया मैंने, है ना, और प्लेन में ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलली पैरेलली भी शिफ्ट कर सकता हूँ, अलोंग द लाइन भी, बट उसके प्लेन को चेंज नहीं करना है, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, प्लेन को चेंज नहीं करना और उसका आपका अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी। तो ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या बोलते हैं कि ये बन गया, दो वेक्टर ज्वाइन कर दिए। अब सिंपली इस ट्राइंगल जैसा बनेगा अगर मैं इसको इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो चीज है ये लास्ट वाला, दिस इज द ए प्लस बी वेक्टर, मतलब कि इन द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट वेक्टर is the third side of the triangle that will be formed when you join vectors by head to tail in an order एज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको जैसे ऐड करना है उस ऑर्डर में आप उसको ज्वाइन कर दोगे। लाइक यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये ट्राइंगल की जो थर्ड साइड बनेगी, है ना, और उसका आप डायरेक्शन ही पता होगा, इनिशियल ए से बी, अगर बी वेक्टर प्लस ए होता तो आपको अलग डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की ये होगी, दिस विल बी योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ शाबाश, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी ए प्लस बी का मॉड इंटू ए प्लस बी कैप। क्या ही समझ आता है ना, बहुत ईजी है। अब इसको ना हम थोड़ा समझते हैं कैसे करते हैं सॉल्व, है ना। एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड आप बार बार ऐसे ही निकाल पाओगे, देखो अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं तब तो डायरेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो अगर हो सकता है, अदरवाइज आपको मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। सो देखिए इसको हम समझते हैं कैसे होगा ये। मान लो आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, है ना, आपको क्या करना है, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्राइंगल लॉ से थर्ड, है ना, मैं बस इसको बता रहा हूँ आपको। अब क्या करूँ, आप पहले तो यहाँ पे इसको ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, तो 90 डिग्री बन गया, क्या ही समझ आता है। अब मान लो ये ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है ओरिजिन से, है ना, इसको मैं एन मान लेता हूँ नॉर्मल, जो आपने 90 डिग्री बना दिया है ना, ये एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा, है ना, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं अल्फा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, है ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। अब पहले एक चीज़ समझो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, है ना, इस वाले ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, ये थीटा, ये बी, है ना, तो अगर इसकी साइड लेंथ तो आपका क्या होगा, बी वेक्टर है ये, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं बी मान लेता हूँ। तो बी के साथ वाली साइड क्या होगी, आपको क्या पता था, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ये होगी, तो एक्स है मान लो, हाइपोटेन्यूज बी, एक्स क्या हो जाता है बी कॉस थीटा, तो ये आपको हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये आपको हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा मैं आपको ना एक आगे के लिए याद रखना है, कोई भी आपको वेक्टर दिया है, आगे मैं इसको सिखाऊंगा भाई आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में से कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, बट सिंपली याद रखना है, जिस एंगल के साथ वाली, मतलब उसकी जस्ट साथ वाली साइड जो होती है उसको कॉस मानते हैं, कॉस कंपोनेंट, और जो ऑपोजिट बचती है उसको साइन। तो देखो ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी, तो इसके साथ वाली जो साइड है जस्ट साथ वाली वो कॉस कंपोनेंट है, बी कॉस ऑफ थीटा, और ऑपोजिट साइड दैट इज बी साइन ऑफ थीटा साइड, है ना। तो आपको समझ आए इसमें क्या हो गया, आपका यहाँ देख लो, ये आपका ए वेक्टर है यहाँ तक, तो ये मॉड क्या होगा, ए मान लो, ए मान लेता हूँ मैं भी, है ना, ये क्या आ गया आपका बी का कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका बी का साइन थीटा। अब क्या हो गया, ये पूरा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना, इसको इग्नोर करो। तो आर क्या होगा, आर आपका क्या होगा, आर का मॉड दैट इज हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, मतलब रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस क्या है, ये पूरी साइड देखना आपने, दिस इज ए प्लस यहां से यहां तक एक प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, पूरे का, है ना, एक को नहीं लेना है ना, बी साइन थीटा का स्क्वायर निकालो शाबाश, इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, आइडेंटिटी है सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे लगा दो, यहाँ पे क्या जाए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
अब क्या आया, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र थीटा है, बी स्क्र साइन स्क्र थीटा है। मैं इसको बी स्क्र कॉमन लेके लिख सकता हूँ, कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा प्लस बचा आपका 2ab कॉस थीटा। ये चीज़ आपको पता है, कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा इज 1, कितना 1। तो आपका रिजल्टेंट का मॉड कितना आ गया, मतलब वैल्यू कितनी आ गई जो वेक्टर को ऐड करके है मैग्नीट्यूड फाइनल वेक्टर का, दैट विल बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ पे आपका थीटा आपको पता होना चाहिए उन दोनों बीच मतलब आपको उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि एंगल तो आपको मैंने अभी तक बताया नहीं, इसका आपको अभी टेंशन नहीं लेनी, ये आपको धीरे धीरे पता चल। पता है क्या होता है, या मैं अभी बता देता हूँ। एक्चुअल में ना आप सोचेंगे कि ये जो है ये ए और बी, तो ये थीटा, नहीं ये नहीं होता एंगल। तो होता क्या है, मान लो ये ए ये बी, इसको नहीं बोलते एंगल, ना ही इसको बोलते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, एंगल निकालने के लिए ना आपको वेक्टर में एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं यही बता रहा हूँ, आगे भी आपको ध्यान रखना है। एंगल निकालने के लिए आपको या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना होता है या तो टेल टू टेल। फिर जो आपका शॉर्टेस्ट एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मतलब कि यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हेड टू टेल ज्वाइन है, हेड टू हेड नहीं, या टेल टू टेल नहीं। तो इसको हेड टू हेड कैसे, या टेल टू टेल, मुझे देखो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ आगे, तो मैं ऐसे शिफ्ट कर दूँ। तो अब देखो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ये एंगल क्या होगा, इनके बीच का शॉर्ट है, दैट विल बी एंगल। और यहाँ देखो वही एंगल तो आपका ये है, आप इसको जब यहाँ ले आओगे तो ये थीटा। तो थीटा क्या होता है, दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर ब्यूटीफुल लॉ, है ना। अच्छा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको सबसे पहले, है ना। अब आपको कई बार क्या निकालना होता है कि ये वाला एंगल कितना है ना, ये वाला एंगल कितना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, ये मतलब बहुत ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेनी है। इट इज सिंपली, देखो दिस इज टेन ऑफ अल्फा। इस ट्राइंगल में देखो बड़े वाले में टेन ऑफ अल्फा क्या होगा, बी एन अपॉन ओ एन, है ना, टेन ऑफ अल्फा पूरे ट्राइंगल में। तो इट विल बी बी एन अपॉन ओ एन। तो बी एन क्या है, बी क्या आपका बी साइन थीटा, ओ एन क्या है, ओ एन आपका दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो हमने वेक्टर एडिशन में क्या देखा, दो चीज़ें देखी। एक तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड पता होना चाहिए, दैट इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि ए बी वेक्टर सारे के मैग्नीट्यूड आपको है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करो, है ना। ये वाला जो चीज़ है ये, दिस इज नॉट हेड टू हेड, दिस इज सिंपली रिजल्टेंट डायरेक्टली निकालने का तरीका। एंगल ऐसे नहीं आता दो वेक्टर में, है ना। दूसरा आपका जो अल्फा होगा, अल्फा दैट इज आपका रिजल्टेंट एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, दैट इज मतलब इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर, दैट इज आप टेन अल्फा निकाल सकते हो, दैट विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, जिसमें आप अल्फा निकालना होगा तो उसको टेन इनवर्स करके अब टेन इनवर्स वगैरह वो सब बात की बातें हैं, उसको आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको टेन अल्फा निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आपको वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम, बस मैं आपको तसल्ली के लिए एक बार बता देता हूँ। तो पहले आपने देखा ट्राइंगल लॉ, जिसमें आप ए वेक्टर बी वेक्टर अगर ट्राइंगल बन रहे हैं तो ये आपका आर वेक्टर होगा, तो इसमें आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखी। अब क्या होता है, अगर मैं ये ऐसे ना देके ऐसे दिया फिर कुछ नहीं, इसको पैरेललोग्राम बना लो। मतलब कि पहले आपका हेड टू टेल ज्वाइन थे, अब आपका हेड टू हेड है, और ये थीटा क्या होगा, सॉरी टेल टू टेल है, तो ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज। ये जो डायगोनल आता है पैरेललोग्राम का, दिस इज सिंपली द रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा मतलब पहले देखो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत इजी होता है। इसमें आपको क्या होता है, वैल्यू मतलब रिजल्ट वही होते हैं। आर वेक्टर आपका फिर भी मॉड जो आएगा दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें जो आपका फॉर्मूलाज है दोनों, दैट इज एग्जैक्ट सेम। आपको बस बीटा आपको निकालना पड़ेगा, बीटा विल बी बी साइन थीटा अपॉन दिस, है ना। अब मुझे ये बताओ, सिंपली आपका फॉर्मूला से आंसर सारे सेम आते हैं, इट इज जस्ट अ डिफरेंट सेटअप। सेटअप में क्या फर्क है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में। ट्राइंगल में आप क्या करते हो, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उनको एक लाइन में लगा दिया हेड टू टेल, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो इनिशियल से फाइनल तक थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपको लाइन में नहीं दिए, आपको दिया है अब वैसे ज्वाइन कर रहे हैं, या तो हेड टू हेड या तो
है ना, जैसे या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पैरेललोग्राम बना लो, यहाँ भी बन जाएगा वैसे तो, बस आपको दिक्कत क्या होगी, आपको डायरेक्टली रिजल्टेंट नहीं दिखेगा, है ना। तो इसको आप चाहे तो यहाँ प्लेन में यहाँ शिफ्ट कर दो तो भी आपका ये आ जाएगा ना। तो जो इसको आप पैरेललोग्राम बना लो, ये जो बीच में से जाता है दैट इज सिंपली ए प्लस बी वेक्टर। आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, आपको कैसे पता ये होगा, क्यों, शिफ्ट करो इसको यहाँ से यहाँ, ट्राइंगल लॉ पढ़ा अभी अभी, तो ये बी वेक्टर यहाँ शिफ्ट कर दिया अगर मैंने प्लेन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन फिक्स रखी है, अभी भी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो वेक्टर पहले यहाँ भी ऐसे था यहाँ भी ऐसे है, तो देखो आपको मैंने क्या बताया, इक्वल वेक्टर मान लो सेम, तो इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया, ये था एक वेक्टर, उसी का इक्वल वेक्टर मैंने उसी प्लेन में यहाँ बना दिया, तो फर्क नहीं पड़ता है ना, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया अलॉन्ग द प्लेन, डायरेक्शन सेम रखी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, है ना, और इसमें रिजल्ट वही रहता है। अब कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए सिंपली, अगर मैं बोलूँ कि आर वेक्टर का मॉड इज रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर, अब वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आगे सीखेंगे हमें ना फर्दर लेक्चर्स में। फर्स्ट आपको देखना है, अगर ये थीटा जीरो हो जाए तो आपका आर क्या आ जाएगा, सिंपली कॉस जीरो तो क्या आ जाता है 1, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab इंटू 1, है ना, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्र, ये आ जाएगा ए प्लस बी। आप खुद सोचो, अगर आपका ए ऐसे है और बी भी आपका ऐसे ही है, तभी तो जीरो एंगल होगा, है ना, तभी तो जीरो एंगल होगा, आपका कोई एंगल नहीं बन रहा इन दोनों के बीच में। अगर ये ऑपोजिट होते तो 180 होता, अब ये सेम डायरेक्शन में है तो ये जीरो है। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, मैंने बताया आपको ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, एक से दूसरा ज्वाइन कर दो टेल टू हेड, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आ रहा है तो ये तो सेम लाइन में प्लस बी आएगा, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। दूसरा हो सकता है थीटा इज 180 डिग्री, ए ऐसे हो जाए बी ऐसे हो जाए, अब आपको दिख रहा है, ऐड करोगे तो इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, पहले उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो वेक्टर का जो उल्टा होगा दैट विल बी माइनस बी वेक्टर। अब इसको आगे लगा दोगे तो दिस इज माइनस बी वेक्टर, तो ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी, है ना, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, या आप यहाँ से निकाल सकते हो, कॉस 180 पुट करो, कॉस 180 क्या होता है -1, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट आगे जाएगा, है ना। ये केसेस होते हैं, आप केसेस की फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट पर थीटा 90 डिग्री में कॉस 90 जीरो, तो ये सिंपली आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये सोचो, ए ऐसे है बी ऐसे है, मतलब कि आप इसको यहाँ शिफ्ट करो, एंगल निकालो 90 डिग्री, है ना, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ से मत देखना कि ये एंगल था, ये नहीं होता एंगल, एंगल ये होता है, या तो टेल टू टेल, इसको मैंने डिस्प्लेस करके लिख दिया है ना। तो ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी दिख रहा है आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, समझ आना चाहिए आपको, बहुत ईजी है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपको पता ही है, टेन बीटा क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। नेक्स्ट पॉलीगन लॉ, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी होता है। अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक साथ दिए हैं जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, बस उनको क्या कर दो, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। अभी तक हम वही तो कर रहे हैं, हेड टू टेल, है ना। पैरेललोग्राम में बस ऐसे था, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दूं प्लेन में, तब भी हेड टू टेल रिजल्टेंट तो यही आया, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। यहाँ भी क्या होगा, मान लो आपके 5-6 वेक्टर्स है, मान लो यहाँ से शुरू होता है ए बी सी डी ई, तो आपका इन सब का, ठीक है, ये 5 वेक्टर है, तो आपका जो आर वेक्टर होगा दैट विल बी ए, सब हेड टू टेल ज्वाइन है, दैट विल बी सिंपली आपका ट्राइंगल की तरह, यहाँ इनिशियल से फाइनल ये आप मान लो, मैं इसको ओ ई मान, इसको मैं ई पॉइंट मान लूँ, है ना, या एफ पॉइंट मान लूँ, तो ओ एफ वेक्टर का मॉड, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा ओ एफ वेक्टर का मॉड। पहले पॉलीगन लॉ में क्या होता है आपका, आप क्या कर दो, देखो यहाँ पे देखो ओ ए बी सी डी ई, तो ये हो जाएगा इनका सबका सम। अच्छा ए यहाँ से ओ से ए से बी, इन दोनों का तो सम ये हो जाएगा ट्राइंगल, ओ से ए से बी ए से सी, इन दोनों का सम ये, मतलब इन तीनों का सम ये। अच्छा यहाँ से शुरू किया, यहाँ 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 डी तक का सम ये, मतलब कुछ नहीं करना आपको, ए बी सी। अच्छा बोला कि ए प्लस बी प्लस सी, तो सिंपली ओरिजिन से ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो सिंपली यहाँ से ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना, तो सिंपली ये होगा। आपको समझ आ रहा है, आप क्या करते हो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, क्लोज द फिगर, क्लोज द फिगर इनिशियल टू फाइनल, ये होता है आपका वेक्टर फाइनल, है ना।
तो बस यही है, इफ मल्टीपल वेक्टर्स आर एक्टिंग वन आफ्टर अनदर सच दैट द टेल ऑफ ईच वेक्टर स्टार्ट्स where the head of the previous one ends, then the resultant is the vector that starts at the tail of the first vector and the ends at the head of the last vector। है ना, बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, एडिशन का उल्टा है। अभी तक हम a प्लस बी कर रहे थे, अब क्या कर दो, a माइनस बी करना है तो इसको मैं a प्लस माइनस बी कर दूँ। मतलब कि अगर आपको करना है a प्लस बी तो आप ऐसे करते हो, अब आपको करना है a माइनस बी। ये आपका रिजल्टेंट था ट्राइंगल लॉ से या पॉलीगन लॉ। देखो पॉलीगन का सब टाइप है ट्राइंगल लॉ। पॉलीगन में क्या था, सबको लाइन में लगा दो हेड टू टेल, अब इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दो। तो ये ट्राइंगल क्या है, सब टाइप। अब तो आपको पॉलीगन पता है। अच्छा मुझे a माइनस बी करना है तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे एडिशन तो पता है, तो मैं माइनस ऐसे कर सकता हूँ, तो मैं b को उल्टा कर दूँ। b ये है तो माइनस बी क्या होगा, इसके एग्जैक्ट एंटी पैरेलल लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। a माइनस बी, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, हेड टू टेल ज्वाइन करना है, ये होगा रिजल्टेंट। तो दिस विल बी योर a माइनस बी वेक्टर। इफ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज माइनस b, a माइनस b, दिस इज a प्लस b। बहुत इजी होता है, ये सब चीज़ें में आपको टेंशन लेनी है। आपको सिंपली क्या करना है, माइनस बी विल बी एग्जैक्ट ऑपोजिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। तो क्या है, ऐड कर दो बस फ्लिप करके। क्या करके, फ्लिप। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड सेम रहे, अदरवाइज मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया तभी माइनस ऑफ बी है। बी इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, नाम सेम रखा है ना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे देख लो आप, है ना, ये देखो ये ए था, ये बी था। अब यहाँ पे क्या है, या तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट करके देख लूँ तो आपका ट्राइंगल लॉ से देख लो, पॉलीगन लॉ से, या पैरेललोग्राम से देख लो डायगोनल। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपने समझ लिया ए बी, ये इनिशियल से फाइनल। पॉलीगन लॉ ने क्या बोला, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, आप जहाँ से शुरू किया जहाँ एंड हुआ वहाँ सीधे वेक्टर ज्वाइन कर दो, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऑल द वेक्टर्स दैट यू हैव मूव थ्रू। क्या ही समझ आता है। अब a b, ये b है तो ये क्या होगा, माइनस बी। तो अगर ये a प्लस बी होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस माइनस बी, है ना, ये क्या होगा, a प्लस दिस वेक्टर माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, तो सिंपली दिस इज a माइनस बी। तो दिस इज योर वेक्टर सबट्रैक्शन। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको वेक्टर एडिशन में पता है, आपको a प्लस बी वेक्टर अलाइन कर दो उनको पॉलीगन लॉ से, लेकिन वेक्टर सबट्रैक्शन में आपको कुछ अलग नहीं करना है। फ्लिप करो, पहले b को माइनस बी बनाओ, फिर इसको ऐड कर दो। मतलब कि अगर आपको ये है दो, मान लो आपको ये और ये वेक्टर है, इनको ऐड करना है, तो एक तो आप ट्राइंगल लॉ से या पॉलीगन लॉ से ऐसे कर सकते हो, इसको शिफ्ट करके यहाँ ज्वाइन कर दो, a वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। दिस विल बी a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर आपको माइनस करना है तो a वेक्टर b को फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दिया, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड सेम रख के यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से इनिशियल से फाइनल a, देखो ये होगा a प्लस वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ, लेकिन अब ये वेक्टर क्या है, ये b वेक्टर नहीं बचा, ये माइनस बी हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या है, आपको चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से कर लो चाहे जैसे भी कर लो। सो दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर, है ना। थोड़ी वीडियो लंबी होगी शायद, बट आई होप मैं जितना अच्छे तरीके से वेक्टर आपको समझा सकता था, इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैंने काफ़ी नई चीज़ें भी शायद आपको बताई होंगी, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, है ना, लॉज बताए मैंने, जिसमें से जरूरी समरी क्या है। समरी क्या क्या है, वेक्टर क्या होते हैं, 3 कंडीशन, दूसरा वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है ना, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऐड आपको पता है तो सब्ट्रैक्ट सिंपली क्या कर दो, अगर आपको a माइनस बी करना है तो ऐड का यूज़ कर लो, बस इसको फ्लिप करके, है ना। या आपको माइनस a प्लस बी करना है तो a को फ्लिप कर दो, फिर b के साथ ऐड कर दो, ठीक है। फ्लिप मतलब डायरेक्शन फ्लिप कर दो, है ना। मैग्नीट्यूड सेम ही रखना है क्योंकि अभी भी नाम तो a ही है ना। दूसरा आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। अभी सिंगल मतलब एक वेक्टर का जो ये मॉड होता है वो आपको अभी निकालना नहीं आता, बस एक ही तरीका आता है, दैट इज a वेक्टर इज a का मॉड इंटू a का कैप, इसको हम यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं, है ना। तीसरी चीज, चौथी चीज आपको मैंने क्या बताई, एडिशन में आपको ट्राइंगल लॉ पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ पता होना चाहिए, ना भी पता हो तो इससे काम चल पड़ेगा। सिंपली ट्राइंगल लॉ में जब आप ऐसे का यूज ऐसे करते हो, पॉलीगन लॉ का सबसेट है इनिशियल से फाइनल, तो ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल की थर्ड साइड जो है दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जब आप इसको ऐसे ना ज्वाइन करके यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे, तो अब देखो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर तो ट्राइंगल से देखूँ तो तब भी क्या है, ये होगा। तो मतलब कि ट्राइंगल लॉ में आपका थर्ड साइड इज रिजल्टेंट,
पैरेललोग्राम लॉ में आपका डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, दैट इज रिजल्टेंट। बस इतना सा फर्क है ना, कोई नहीं पूछता ये सब आर्बिट्री चीजें, बट आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ आपका दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपका ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन। जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है सबको हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल ज्वाइन कर लो, जो आपका फाइनल वेक्टर बनेगा दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज दैट यू हैव बीन थ्रू द पाथ। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप कभी भी ये जो चीज है ऐसे लगा के इसको एंगल नहीं बोलोगे, गलत है। हेड टू टेल नहीं होगा। कभी भी आपको एंगल देखना है तो उनको इंक्लाइन करो टेल टू टेल या हेड टू हेड। ये सिर्फ आप तब करते हो, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप अगर ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो तो आप या ट्राइंगल लॉ या पॉलीगन लॉ, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना आपको, तो आप हेड टू टेल, टेल टू हेड, मतलब ऑर्डर में आप लगा सकते हो, है ना। जब आपको एंगल निकालना है, ध्यान रख, है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना, ये तो ट्राइंगल लॉ पॉलीगन लॉ था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, अगर आपको ऐसे भी दिया हो तो भी आप क्या लिख लेते हो, डायगोनल होता है, दैट इज, इसमें सिंपली थर्ड साइड या लास्ट साइड होती है रिजल्टेंट, इसमें डायगोनल रिजल्टेंट। एंगल क्या होता है, एंगल में आपको हमेशा ध्यान रखना है या तो हेड टू हेड या तो टेल टू, मतलब ये दिस इज नॉट द एंगल। फॉर एंगल यू हैव टू या तो इसको शिफ्ट करो या तो इसको यहाँ शिफ्ट करो। तो अगर मैं ऊपर वाले को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ आगे और इसको एज इट इज रखता हूँ तो भी ऐसे हो जाएगा। तो कंडीशन तो सेम ही बन गई, एक बार में ये यहाँ बनेगा इस जगह पे, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ बनेगा, लेकिन एंगल तो फिर भी क्या आएगा, दिख रहा है आपको, है ना, मतलब ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है एंगल सेम, दिस विल बी योर एंगल। जब आप हेड टू हेड, यहाँ पे क्या है, टेल टू टेल ज्वाइंट है, हेड टू हेड करो, इसको हेड टू हेड करो। हेड टू हेड करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ऐसे हो जाएगा, फिर इसको पीछे शिफ्ट करता हूँ। अब आप ये थीटा निकालो, दिस इज योर एंगल। अब आपको अगर पता है, देखो ये, और जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, ये थीटा और ये थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच, ये तो इक्वल ही होंगे। तो चाहे आप हेड टू हेड लगाओ टेल टू टेल लगाओ, एंगल आपको निकालना आना चाहिए दो वेक्टर्स के बीच का। सो let's just end it right here. Thank you so much. If you liked my efforts, like the way that I teach, do subscribe the channel, do share the video with anyone that may need this all and clarity for their knowledge, so let's just see you all in the next lecture. Thank you so much.